नेपाल की सड़कों पर हजारों युवा उतर आए हैं। नारे, बैनर और गुस्सा, ये है जेनजी का आंदोलन। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नेपाल सरकार ने बैन लगा दिया। लेकिन सवाल सिर्फ बैन का नहीं, ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई है। आखिर क्यों इतना गुस्सा है नेपाल की जेनजी यानी 18 से 30 साल के युवाओं में? क्या हुआ अब तक इस आंदोलन में? चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। नेपाल में 4 सितंबर 2025 को केपी शर्मा ओली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन क्यों? क्योंकि नेपाल सरकार ने तर्क दिया कि इन कंपनियों ने नेपाल के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। सरकार ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 28 अगस्त से 3 सितंबर तक। लेकिन मेटा, अल्फाबेट और एक्स जैसी कंपनियों ने कोई जवाब नहीं दिया। नतीजा, नेपाल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया। लेकिन टिकटॉक, वाइबर और कुछ चीनी ऐप्स जैसे वीचैट और निम्बस को छूट मिली क्योंकि वो रजिस्टर्ड हैं। ये देख जेनजी भड़क गई। युवाओं ने सवाल उठाया, अमेरिकी ऐप्स पर बैन, लेकिन चीनी ऐप्स क्यों चालू? क्या ये सरकार की साजिश है? काठमांडू की सड़कों पर हजारों युवा उतरे, नारे गूंजे, भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया बैन हटाओ। जनरेशन जेड बदलाव के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंचे, गेट तोड़ा और आग लगाई। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस, पानी की बौछार और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया। इस खबर को लिखे जाने तक इन झड़पों में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई और 200 से ज्यादा लोग घायल हैं और इनका ये आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा नेपाल के बड़े सेलेब्स ने भी जेनजी का साथ दिया है। तो आखिर जेनजी इतनी आक्रामक क्यों है? बात सिर्फ सोशल मीडिया बैन की नहीं। द हिमालयन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में युवा बेरोजगारी 20% से ज्यादा है, यानी हर 5 में से 1 युवा बेरोजगार है। नेपाल फॉरेन एम्प्लॉयमेंट बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि हर साल 7.5 लाख नेपाली विदेश में नौकरी के लिए पलायन करते हैं, यानी कुल आबादी का 23%, यानी 3 करोड़ की आबादी वाले देश में लगभग 70 लाख लोग तो विदेश में रहते हैं। फिलहाल नेपाल के युवाओं का गुस्सा भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर भी है। टिकटॉक पर नेपो बेबी ट्रेंड वायरल हुआ, जिसमें नेताओं के बच्चों की आलीशान जिंदगी की तुलना गांवों में गरीबी से की गई है। नारों और पोस्टर में ये लिखा हुआ भी दिखाई दिया। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। अब और नेपो बेबी नहीं, हमें बराबरी के मौके चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म करो, भाई भतीजावाद खत्म करो। यानी ये जेनजी सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं कर रही, वो नौकरी, शिक्षा और बराबरी के मौके की मांग कर रही है। द काठमांडू पोस्ट के एक लेख में कहा गया कि नेपाल की गरीबी दर कागजों पर तो कम हुई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में 15 से 20% लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। कुपोषण भी बड़ा मुद्दा है। 36% बच्चे बौनेपन से जूझ रहे हैं। लेकिन ये नेपाल में हुए प्रदर्शन से भारत का क्या लेना देना? दरअसल भारत में भी सोशल मीडिया को आईटी नियम 2021 के तहत कंट्रोल किया जाता है, लेकिन नेपाल की तरह यहाँ पूर्ण बैन नहीं है। भारत में 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाले प्लेटफॉर्म्स को सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज माना जाता है, यानी इनके लिए कुछ नियम है, जैसे गैर कानूनी कंटेंट को 36 घंटे में हटाना, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कंटेंट का पता लगाना और समय समय पर रेगुलेशन करना। नेपाल में गैर रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स पर तुरंत बैन, लेकिन भारत में अनुपालन पर जोर दिया जाता है। भारत में विशिष्ट कंटेंट या अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं, न कि पूरा प्लेटफॉर्म। आपको याद होगा 2021 में भारत ने कुछ चीनी ऐप्स जैसे टिकटॉक को बैन किया, लेकिन उसका आधार था राष्ट्रीय सुरक्षा। लेकिन नेपाल के आंदोलन ने भारत को भी अलर्ट कर दिया है। भारत नेपाल के बीच करीबन 1700 किलोमीटर के बॉर्डर पर एसएसबी ने अतिरिक्त फोर्स तैनात की है। सर्विलांस बढ़ा दिया गया है। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि नेपाल में हो रहा ये युवा आंदोलन अकेला नहीं है। बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना सरकार के खिलाफ छात्रों ने सड़कों पर उतरकर संसद पर कब्जा किया था। बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर अस्थायी बैन और इंटरनेट शटडाउन हुआ था, जिसने युवाओं का गुस्सा भड़काया। नतीजा, शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और नेपाल में भी जेनजी उसी रास्ते पर दिखाई दे रहे हैं।
इसके अलावा पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पर सख्ती देखी गई। पाकिस्तान ने ट्विटर पर कई बार अस्थायी बैन लगाया, खासकर राजनीतिक अस्थिरता के दौरान। पाकिस्तान में इंटरनेट सेंसरशिप और डेटा निगरानी आम है, लेकिन नेपाल की तरह पूर्ण बैन वहां भी नहीं। जबकि चीन का रोल सबसे दिलचस्प है। नेपाल में टिकटॉक और वीचैट जैसे चीनी ऐप्स चालू हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल की ओली सरकार को चीन समर्थक माना जाता रहा है। जेनजी का आरोप है कि बैन के पीछे चीन का प्रभाव है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी चीनी ऐप्स को बढ़ावा देने की खबरें आई। भारत में इसके उलट चीनी ऐप्स पर बैन है, लेकिन अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और यूट्यूब चल रहे हैं। नेपाल के जेनजी ने साफ कर दिया कि वो चुप नहीं रहेंगे। कुछ महीने पहले खबरें आई थी कि नेपाल की संसद में एक नया सोशल मीडिया बिल भी चर्चा में है, जिसमें राष्ट्रीय हित के खिलाफ कंटेंट पर जेल और जुर्माना हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि श्रीलंका और बांग्लादेश में युवा आंदोलन ने सरकारें बदली, तो क्या अब नेपाल में भी ऐसा होगा? क्योंकि नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार ने युवाओं को सड़कों पर ला दिया है। 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद भी 14 सरकारें यहाँ पर बदल चुकी हैं। युवा अब स्थिरता और पारदर्शिता चाहती है। भारत के लिए नेपाल की ये घटनाएं सबक हैं। अगर सरकारें सेंसरशिप बढ़ाएंगी तो युवाओं की आवाज और तेज होगी। भारत की नीतियां अभी संतुलित हैं, लेकिन भविष्य में दबाव बढ़ सकता है। हालांकि नेपाल, भारत और उसके पड़ोसी देशों में सोशल मीडिया नीतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन युवाओं का गुस्सा एक जैसा है। क्या नेपाल का ये आंदोलन एक नई शुरुआत है? हमें कमेंट्स के जरिए बताएं और द लेंस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेकर आते रहेंगे।